इस वक्त पाकिस्तान में जवार की काश्त ज्यादा वसी पैमाने पर नहीं है, ताहम जवार दीगर फसलों के मुकाबले में ज्यादा मुवाफकत पजीर है। इसलिए मुकामी माहिरीन ने कहा कि वो जर्म प्लाज्म के वसाइल के शोबे में चीन के तजर्बात से सीख सकते हैं और पाकिस्तान में ज्यादा वसी पैमाने पर जवार काश्त कर सकते हैं। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीट शुदा पानी को गैर रिवायती आबी वसाइल के तौर पर देखते हैं। चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारा काम किया है, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग है, जिसमें क्रॉप रिक्वायरमेंट और क्लाइमेट के साथ जो इंटरेक्शन है उसके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में रेशम के कीड़े पालकर रोज़गार हासिल कर लेते हैं। देखें, ये सिल्क फार्मिंग का तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। मार्च में मुनाकिदा चाइना पाकिस्तान सोरगम इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेमिनार में जवार की ग़िज़ाई अहमियत और इसके इस्तेमाल के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। इजलास में माहिरीन ने इसके खुराक के तौर पर इस्तेमाल के अलावा फीड और दीगर सनदों में जवार की अहमियत का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन ने इस बात पर इत्फाक किया कि जवार की तरक्की से दोनों ममालिक की लाइव स्टॉक और प्रोसेसिंग की सनत को अच्छे फ़वाइद हासिल होंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आइए आदादो शुमार के एक मजमूए का मुवाजना मुलाहिजा करते हैं। जानवरों की खुराक की पैदावार के मैदान में जवार के इस्तेमाल के एतबार से चीन एशिया में एक अहम मुकाम पर है और तकरीबन 58% जवार जानवरों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका में तकरीबन 62% जवार चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि बरसगीर पाक व हिंद में जानवरों की खुराक के तौर पर जवार का इस्तेमाल आमतौर पर 8 से 10% है। जैसा कि जानवरों की खुराक बेतरतीब 35 और 51% है, जिससे जाहिर होता है कि जानवरों की खुराक के इस्तेमाल के लिहाज से चीन जवार के तनासब में निस्बतन आगे है। फीड के तौर पर जो जवार इस्तेमाल होती है वो, क्योंकि यहाँ पे 3 तरह की जवार जो है वो 3 तरीकों से इस्तेमाल होती है। नंबर 1 जो है ना जी के चारे के लिए, दूसरा है दाने के लिए है ना, ग्रेन के लिए, और तीसरी है साइलेज और हे के लिए। अगर हम ये देखा जाए कि भाई पाकिस्तान में जो इसकी अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, इस हवाले से कि भाई ज्वार जो है ये खरीफ के सीजन में इसकी पैदावार बहुत, रकबा भी बहुत ज्यादा, काश्त भी होती है, और हमारे जो जानवर हैं उनके लिए मतलब खुराक की बेहतर और देने के लिए, उसके लिए ज्वार की फसल बहुत अहम है। 1855 में अमेरिका में जवार की जो पहली किस्म गई थी वो चाइना से गई थी। इस वक्त पाकिस्तान में जवार की काश्त ज्यादा वसी पैमाने पर नहीं है, ताहम जवार दीगर फसलों के मुकाबले में ज्यादा मुवाफकत पजीर है। इसलिए मुकामी माहिरीन ने कहा कि वो जर्म प्लाज्म के वसाइल के शोबे में चीन के तजर्बात से सीख सकते हैं और पाकिस्तान में ज्यादा वसी पैमाने पर जवार काश्त कर सकते हैं। कि पाकिस्तान और चाइना अगर ज्वार के ऊपर काम करें तो उसमें हमें पहले जो है कि जो स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, जो सॉरगम का जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो चाइना की मदद के साथ मिलके हम जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। दूसरा ये है कि हम जो जर्म प्लाज और हाइब्रिड जो हैं उनकी जो इवेल्युएशंस है वो अगर चाइना की मदद के साथ अगर हम वो करें तो उससे ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत बेटर हो सकती है। 饲草高粱呢，目前我们国内呢就是主要是山西、辽宁。 इस वक्त चीन का चारा जवार बुनियादी तौर पर शांशी, लियाओनिंग, जीलिन और खबे सूबे में उगाया जाता है। हमारी टीम ने चारे की 13 इकसाम को उगाया है। जवार का चारा को बुनियादी तौर पर 2 इकसाम में तकसीम किया जाता है, जिनमें से एक किस्म साल में कई बार काटी जा सकती है, यानी जब पौधा तकरीबन 80 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए तो उसे काटा जा सकता है। इस वक्त प्लांट में हाइड्रोकाइनिक एसिड का मवाद महफूज खुराक के लिए घरेलू मयार तक पहुंच गया है। मवेशियों और भेड़ों को खिलाने के लिए जवार का ये चारा किसी भी वक्त काटा और खिलाया जा सकता है। खास तौर पर जनूबी चीन के कुछ इलाकों में किसान इस जवार को तालाब के किनारे लगाते हैं और कटाई के बाद मछलियों को खिलाने के लिए उसे बराह रास्त तालाब में फेंक देते हैं। जवार की एक और किस्म, जिसे हम साइलेज सूरगम कहते हैं, हर हज़ां के मौसम में काटा जाता है
اور مویشیوں اور بھیڑوں کو چارہ کھلانے کے لیے اعلیٰ قسم کے سائلیج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سال چینی کمپنیاں پاکستان میں ٹرائل کے لیے چارے کی 2 قسمیں متعارف کرتی ہیں۔ 我们已经发了3批的种子，分别在巴基斯坦的不同。 ہمیں تجربات اور تحقیق کے لیے ان اقسام کو مختلف علاقوں میں لگانے کی ضرورت ہے اور ان خطوں اور اقسام کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے جو اچھی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہیں، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں مویشی پالنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میرے خیال میں جوار کا چارہ ایک اہم ترقی کی سمت ہے۔ اعلیٰ معیار کی اقسام کو معقول انداز میں متعارف کروانے کے بعد ان کو بڑے پیمانے پر فروغ دیا جا سکتا ہے جس سے فوری نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس وقت چین میں وسیع رقبے پر پودے لگانے کے علاقے میں ہم 2 اقسام جنمو 1 اور جنمو 3 کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ دونوں اقسام ایک سال میں کئی بار کاٹی جا سکتی ہیں۔ شمالی چین میں سال میں 2 بار اور جنوبی چین میں سال میں 4 سے 5 بار کٹائی کی جا سکتی ہے، چاہے اسے مچھلی، گیز یا مویشیوں اور بھیڑوں کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ بہت زیادہ معاشی قدر پیدا کر سکتی ہے۔ عام طور پر یہ دونوں قسمیں 2 ماہ میں 2 میٹر سے زیادہ اونچائی تک بڑھ سکتی ہیں، اور شمالی چین میں بھی جہاں درجہ حرارت ٹھنڈا ہوتا ہے سال میں 2 بار کاشت کی جا سکتی ہیں۔ چونکہ اس قسم کا جوار بنیادی طور پر چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی اناج نہیں ہوتا، اس لیے کسان پورے پودے کی کٹائی کر سکتے ہیں۔ تقریباً 10 سینٹی میٹر تنہ چھوڑ کر پودے تیزی سے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی قسم ہے جنمو نمبر 4 جس کی نشو و نما کا دور طویل ہے اور سال میں ایک بار بغیر کئی فصلوں کے اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ اگر یہ پاکستان میں ہے تو موسم خزاں کی کٹائی کے بعد پورے پودے کو براہ راست سائلیج بنایا جا سکتا ہے اور موسم سرما میں مویشیوں اور بھیڑوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ چارے کے لیے جوار کے علاوہ پکی ہوئی جوار بھی دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ کچھ چینی ماہرین آزمائشی کاشت کے لیے اس بیج کو پاکستان لائے ہیں جس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان کی تیار شدہ جوار برآمد کی جائے تو یہ زرعی معیشت کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ 酿醋的话，首先它也是一样，就是说首先一个是 سب سے پہلے ہمیں جوار کے معیار کو جانچنے کی ضرورت ہے جس میں نشاستہ، ٹینن، چربی، پروٹین کی مقدار اور دیگر اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ سرکہ بنانے کی مختلف تکنیکوں کے مطابق جیسے کہ میچور سرکہ یا بلسامک سرکہ، سرکہ بنانے کے لیے موزوں جوار کی کچھ اقسام ہمارے گھریلو سرکہ کشید کرنے کے معیارات کے مطابق جانچی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مزید مواقع تلاش کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو کچھ تکنیکی تربیتی خدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ مختلف قسم کی کاشت کی تکنیک۔ اگر موقع ملے تو ہم پاکستان جا کر براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی صنعت کی موجودہ صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں اور مزید ٹارگیٹڈ تکنیکی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور تیزی سے شہری کاری نے آبی وسائل کے بے تحاشا استعمال کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں پانی کی آلودگی اور قلت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنائے۔ پاکستان اس شعبے میں چین سے کیا تجربہ حاصل کر سکتا ہے اور دونوں ممالک کس طرح تعاون کر سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور آلودگی کی وجہ سے پاکستانیوں میں صاف پانی کی دستیابی متاثر ہو رہی ہے اور پانی کی سالانہ دستیابی خطرناک حد تک نیچے آ گئی ہے، جس کی وجہ سے پانی جو ہے یہاں گندا، یعنی ہمیں ملتا ہے 5 سے 10 منٹ ہمیں ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ وہ ڈرین کرنے کے بعد ہمیں 5 سے 10 منٹ پانی ملتا ہے، جو یہاں کی آبادی کے لحاظ سے آنے والے ٹائم میں اور مزید جس طرح آبادی ہو رہی ہے کافی جو ہے نا پانی کی شارٹیج ہے، اور جو پانی ہمیں مل بھی رہا ہے روزمرہ زندگی میں وہ جو ہے پانی یعنی بہتر نہیں ہے۔ چین نے ہمیشہ پانی کے وسائل کی پائیدار ترقی کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کی سیوریج ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجی نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ اس وقت چین کا یومیہ سیوریج ٹریٹمنٹ کا پیمانہ 200 ملین کیوبک میٹر سے تجاوز کر چکا ہے۔ چین کے سیوریج ٹریٹمنٹ کے تجربے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم نے وزارت ایکولوجیکل و ماحولیات کے واٹر ایکولوجیکل انوائرمنٹ پلاننگ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر وانگ تونگ کا انٹرویو کیا۔
चीन भी पानी की किल्लत वाले ममालिक में से एक है। हायखा, पीला दरिया और दीगर तास में पानी के वसाइल शदीद नाकाफ़ी हैं। इस मसले को हल करने के लिए चीन सीवरेज के पानी को रिसाइकिल करने को फ़रोग दे रहा है। ख़ास तौर पर 2021 से रियासत ने सीवरेज की रिसाइकिलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी है। हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीट शुदा पानी को गैर रिवायती आबी वसाइल के तौर पर देखते हैं। चीन के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स सालाना 70 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी पैदा करते हैं, जो पानी का एक मुस्तहकम ज़रिया हो सकता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि प्रोसेस शुदा पानी को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, हमने सनती, रिहायशी और म्यूनसिपल के मुतफरिक इस्तेमाल के लिए मुतल्लिका पानी के मयारात मुरतब किए हैं। आबी वसाइल के इस्तेमाल के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सीवरेज की सफाई से लेकर दोबारा इस्तेमाल के अमल तक तमाम मसाइल हल किए गए हों, मुतल्लिका जदीद तरीन ट्रीटमेंट के इक़दामात किए जाते हैं। खैखा हम इलाकाई रिक्लेम्ड वाटर रिसाइकलिंग के मॉडल को भी फ़रोग दे रहे हैं। इस इलाके में पानी की तलब और दस्तयाब रिसाइकल शुदा आबी वसाइल के मुताबिक इंतज़ाम और कंट्रोल के पूरे अमल में आबी वसाइल को प्रोसेस करने, ज़ख़ीरा करने, तरसीलो तकसीम, इस्तेमाल और हिफाजत शामिल होती है। मिसाल के तौर पर चीन के शहर शैंतोंग में एक माटा झील है। कई साल पहले पानी की मुस्तहकम फराहमी और सीवरेज का इखराज ना होने की वजह से वहाँ पानी का मयार बहुत ख़राब था। बाद में इलाकाई रिक्लेम्ड वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के निफाज के बाद माटा झील में दाखिल होने वाला पानी मयारात के मुताबिक खारिज किया गया तो वो निस्बतन साफ़ हो गया। ये पानी का मुस्तकिल ज़रिया है और पानी का रकबा भी बढ़ गया है। इसके अलावा ज़मीनी पानी के ज़्यादा इस्तेमाल के मकामी मसले को भी ख़त्म कर दिया गया है। इस मंसूबे के निफाज के बाद 6 सालों में मकामी ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में 1.7 मीटर इजाफा हुआ है और इसके फ़वाइद वाज़ेह हैं। आबी आलूदगी पर काबू पाने के अलावा मौजूदा आबी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करना भी पाकिस्तान की पानी की कमी को दूर करने की तरजीह है। एक मशहूर कहावत है कि काश्तकारी इंसानी पानी की खपत का तकरीबन 70% हिस्से पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान एक बड़ा ज़रई मुल्क है, लिहाजा ज़रई पानी की कारकर्दगी को बेहतर बनाना एक अहम काम है। चाइना में जो क्रॉप रिक्वायरमेंट है और वाटर कंजर्वेशन है, यानी पानी को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना जितना कि क्रॉप को ज़रूरत है, इस मौजू पर उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। उसका नतीजा ये है कि जिस क्रॉप को जितना पानी चाहिए चाइना में, वो उतना ही पानी जो है उस क्रॉप को या उस ज़रई अजनास के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे पानी का ज़िया बहुत कम होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इस चीज़ में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में चाइना के साथ पाकिस्तान के रिसर्चर्स अगर कोलैबोरेट करें तो वो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के ऊपर मॉडलिंग कर सकते हैं। और इस मॉडलिंग में चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारा काम किया है, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग है, जिसमें क्रॉप रिक्वायरमेंट और क्लाइमेट के साथ जो इंटरेक्शन है उसके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो पानी का फ्लो है, उस फ्लो के हिसाब से कौन सा एरिया काबिल काश्त लाया जा सकता है, इसके ऊपर उनकी GIS बेस्ड स्टडीज मौजूद हैं। और उन्होंने चाइना ने वो इलाके आइडेंटिफाई किए हैं कि यहाँ पर अगर हम पानी नहरों के ज़रिए या वाटर ट्रिब्यूटरीज के ज़रिए पहुँचाएं तो ये इलाका भी काबिल काश्त लाया जा सकता है। मज़कूरा बाला टेक्नोलॉजीज के अलावा ड्रिप इरिगेशन भी चीन में ज़रई पानी की बचत का एक आम तरीका है, जो रवायती सैलाबी आबपाशी के मुकाबले में 70% से ज़्यादा पानी बचाता है। दूसरे ममालिक के मुकाबले में चीन की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी और आलात ज़्यादा किफ़ायती हैं। पाकिस्तान ने माजी में इसराइली और यूरोपीय ड्रिप इरिगेशन मसनूआत के साथ कुछ पायलट तजर्बात किए हैं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बाकायदा देखभाल की ज़रूरत होती है और कुछ लवाजमात को बाकायदगी से तब्दील करने की ज़रूरत होती है। ताहम यूरोप और इसराइल की मसनूआत की कीमतें निस्बतन ज़्यादा हैं, जिससे किसानों पर भारी माली बोझ पड़ता है। चीन की मौजूदा ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी निस्बतन तरक्की याफ्ता है और हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो आला कारकर्दगी के साथ साथ
सस्ते भी हैं। मिसाल के तौर पर चीन में ड्रिप इरिगेशन टेप की कीमत इसराइल के मुकाबले में इसका 5वां हिस्सा है। हमारे साजो सामान के निज़ाम को कीमतों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी बुनियाद पर आम लोगों के लिए काम करना, देखभाल करना और इंतज़ाम करना आसान हो जाता है। चीन के सूबे सिंकियांग में कपास, सब्जियों और गंदम के खेतों में ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के अच्छे इतलाक के मॉडल्स कायम किए गए हैं और इन मॉडल्स को पाकिस्तान में आजमाया जा सकता है। कुछ मकामी इंतज़ामी तकनीकों के साथ मिलकर इसे अच्छी तरह से फ़रोग दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस वबा के बाद अगर दोनों ममालिक की हुकूमतें और आवाम के दरमियान अच्छे और भरपूर तबादले हों तो पाकिस्तान में पानी की बचत करने वाली आबपाशी में तरक्की की बड़ी सलाहियत मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर पंजाब महकमाए जंगलात लाहौर जनाब मोहम्मद फारूक भट्टी ने सेरिकल्चर और पाकिस्तान में रेशम की पैदावार के फ़आल फ़रोग़ में अहम किरदार किया है। इनकी कोशिश की बदौलत जहां मकामी लोगों का मयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हुआ, वहीं कुछ मुतासिर कुन कहानियों ने भी जन्म लिया है। आइए एक नज़र डालते हैं। मोहम्मद फारूक भट्टी अब डिप्टी डायरेक्टर सेरिकल्चर महकमा जंगलात पंजाब में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अपने ओहदे पर वो तवील अरसे से पंजाब में सेरिकल्चर को फरोग देने के लिए पुरअज़्म हैं। सेरिकल्चर बेसिकली सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री है और ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। इसका आगाज़ जो है वो 2600 BC में चाइना से ही हुआ था और चाइना से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंडस्ट्री बाकी ममालिक के अंदर पहुंची और इसी तरह ये सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान में 1947 में अपने क़याम के बाद से पाकिस्तान में रेशम की सनत को एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब पहला सूबा था जिसने अपनी मुवाफिक आबोहवा, ज़मीन और आबादी की वजह से रेशम की काश्त शुरू की। भट्टी का ख्याल है कि रेशम की काश्तकारी की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर इससे देही इलाकों में गुर्बत में नुमायां कमी आएगी। बेसिकली ये जो इंडस्ट्री थी इसका काम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना था हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को। टेक्सटाइल सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ सिल्क फाइबर, जिस तरह के नेचुरल फाइबर में कॉटन भी आता है और दूसरे नंबर पर सिल्क है। हमारा सिल्क जो सेक्टर है वो उसकी जो डिमांड एनुअल है वो 500 मेट्रिक टन है। हमारी P&D डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 2014 की। लेकिन ये जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट अगर देखें जो लेटेस्ट है उसके अंदर हम 67 बिलियन रुपीस का सिल्क जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट से कर रहे हैं या बाकी ममालिक से कर रहे हैं। ये जो सिल्क इंपोर्ट हो रहा है इसके अंदर नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है और वेरियस फार्म्स के अंदर है। यही सिल्क अगर हम अपने मुल्क में पैदा कर लेते हैं तो ये 6,70,000 फैमिलीज़ को घर बैठे रोज़गार मिल जाएगा, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो देहाती ख़वातीन की होगी। अब 80% रेशम की काश्त एशिया में है। बहुत ज्यादा और सस्ती मजदूरी के साथ पाकिस्तान को बरामदात के लिए भी ज्यादा मौके मुयस्सर हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चीनी निजी कंपनियों ने 2018 में छांगा मांगा का दौरा किया और रेशम की पैदावार के लिए ज्यादा से ज्यादा इम्कानात तलाश किए और मुकामी किसानों को ऑर्डर्स दिए। एक तो क्लाइमेट एशिया का फेवर करता है और दूसरा पॉवर्टी की वजह से इसका पोटेंशियल जो है एशिया के अंदर ज़्यादा रहा है माजी में भी और अब भी। लेकिन अब ये जो एडवांस कंट्रीज़ हैं ये टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए हैं और वहाँ पर लेबर कास्ट महंगी हो गई है। अब उन ममालिक के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी है कि जिनके पास लेबर सरप्लस है, जिसमें अब साउथ एशियन कंट्रीज़ आते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया सबसे बड़ा। छांगा मांगा का जंगल जो लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है, रेशम की पैदावार के सबसे बड़े मराकज में से एक है। यहाँ इस सनत से वाबस्ता किसानों के लिए मोहम्मद फारूक भट्टी उनकी बहुत मदद करने के लिए एक मारूफ शख्सियत हैं। मोहम्मद असलम इन किसानों में से एक हैं। इतने महकमे के अफसर आए सी फरूक भट्टी साहब, असी रेशम दी टूटियां तोड़ रहे सी, रेशम के कीड़े दियां, ते ए मेरे बच्चे भी नाल साडे प्रॉपर काम करते हैं जी। ये नाल टूटियां तोड़ रहे थे, साहब ने वेख्या कि नाल
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਦ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟੂਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਹੁੰਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਤਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਵਸਾਤਤ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚे माशाल्लाह जुज़वी तौर पर देख लेंदे ने। चांगा मांगा के इस गांव में असलम के साथ साथ ऐसे दर्जनों खानदान हैं जिन्होंने इनके मसाइल हल किए और इनकी जिंदगी में बेहतरी लाई। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 35,000 ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 35,000 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈਏ। अगरचे रेशम साजी को फरोग देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अब ये देख कर कि बहुत से किसानों की जिंदगी बेहतर होती जा रही है, वो बहुत पुरजोश महसूस कर रहे हैं। सबसे बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं, उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो वो अपनी पूरी कर लेते हैं। सब उसमें फूड सिक्योरिटी होती है, वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो जाता है। अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के कपड़े बना लेते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर लेते हैं। कोई पंखा ले लेता है, कोई बिजली का मीटर लगवा लेता है ताकि वो बिजली उनको मिल जाती है। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा लेते हैं। चूँकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इनकम की, तो बच्चे जो है एजुकेशन के हवाले से भी बिल्कुल फारग फिर रहे होते हैं। तो जब उनका कुछ इनकम आती है तो वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर हम लोग जो देखते रहते हैं। सनत को मजीद तरक्की देने के लिए भट्टी ने अपनी कोशिशें जारी रखी। रेशम की काश्त की खुराक के लिए पंजाब हुकूमत ने 500 एकड़ पर शहतूत काश्त किया है, जिससे 2000 से 3000 खानदानों की कफालत हो सकती है। और 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट के तहत मजीद मनसूबाबंदी की गई है। चीनी शहतूत भी इसमें शामिल हैं, जो पत्तों को तोड़ने में बहुत छोटा और आसान है। इस तरह हर ज़िला के अंदर 50 एकड़ नहरों के ऊपर और 50 एकड़ जो सरकारी जंगलात है उसके ऊपर तूत के दरख्त लगाए जाएंगे, कंपार्टमेंट लगाए जाएंगे। और इस तरह हर ज़िले के अंदर कम अज़ कम 500-600 फ़र्द जो है, फैमिली जो है, वो तूत के पत्ते हासिल करके रेशम के कीड़े पाल सकेंगे। अगर वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, ग्रेजिंग प्रेशर नहीं रहता, तो हर ज़िले के अंदर तकरीबन 3000 फैमिलीज़ जो हैं वो सिल्क फार्मिंग कर सकेंगी। इसके अलावा अब रेशम के बीज, जो कि बुनियादी ज़रूरत हैं, इनकी अच्छी पैदावार और कुव्वत मुज़ाहमत के पेश नज़र बुनियादी तौर पर चीन से दरामद किए जाते हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ज़्यादा टैक्सों को मद्देनज़र रखते हुए गरीब लोगों को तरजीही कीमत पर बीज दिए जाएं और दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद तकनीकी तबादले और तावन को नाफज करने की ज़रूरत है। सीपैक मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन सीपैक का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि सीपैक क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ऑरिलाइन चेन ने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया है। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माजेब, मैं चाइना में रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुँचाएंगे।
اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو